ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा जब बॉडी आपकी क्या होगी, कंडक्टर होगी। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कभी ना फंसे। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनिंदर कौर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक अनदर वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगेन बच्चे, ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में बच्चों को यही नहीं पता चल पाता यार ये सीरीज में लगे थे या पैरेलल में, ठीक है। ऑल्दो अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करती हूँ तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसमें से नहीं आता, बट चिंता मत कीजिएगा, जब आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो आई विल मेक श्योर कि आप इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कभी ना फंसे, ठीक है। सो आई विल मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर जरूर करवाऊंगी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, और छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से ना कि सिर्फ सॉल्व होंगे बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि आपका चैप्टर बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो चुका है। वेटेज इस चैप्टर की बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कि ये चैप्टर किस बोर्ड के लिए है, तो ये है बच्चे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। यूपी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस का लुत्फ उठा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों के पेपर पैटर्न में होने वाला है चेंज, बट टॉपिक्स के अंदर कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि मैं इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। वी विल टॉक अबाउट करंट, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी बात का विलंब किए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का ये वन शॉर्ट वीडियो। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एनीबॉडी कुछ दिमाग में सोच रखा होगा, कुछ चल रहा होगा। मेरे बालक, ये जो करंट होता है ना, करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या है? फ्लो। कोई चीज जो मूव कर रही है, फ्लो, ठीक है। करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या है? फ्लो। अगर ये करंट जो होता है बच्चे एयर का होता है, यानी कि हवा चल रही है, तो उसको एयर करंट बोलते हैं। अगर ये बहाव, अगर ये फ्लो जो है ये पानी का है तो उसको वाटर करंट बोलते हैं। बट अगर ये जो बहाव है, ये करंट है, ये चार्जेस का हो तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बच्चे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक करंट हर किसी बॉडी में से तो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा जब बॉडी आपकी क्या होगी, कंडक्टर होगी, ठीक है। तो कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये आप बचपन से डेफिनेशन कंडक्टर की पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मेरे बच्चे, कंडक्टर के पास ऐसा क्या होता है कि वो करंट को कंडक्ट करवा पाता है, करंट को फ्लो करवा पाता है? बच्चे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया। क्या बनाया? कंडक्टर बनाया, ठीक है। अभी इस कंडक्टर के अंदर क्या है बच्चे? अ कंडक्टर हैज लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स ना रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये रैंडमली इधर उधर भाग रहे थे। अगर आप पूछेंगे कि मैम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चे जो नंबर डेंसिटी होती है, यानी कि अगर आप छोटा सा यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लेते हो उसमें अराउंड 10⁻28 इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, आप ये सोचिए कि इट्स नॉट लाइक, तुम सोचो तुमने रूम के अंदर एंटर किया, तुमने जैसे ही स्विच को ऑन किया फैन चलने लग गया। बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट समथिंग कि आपने स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी को लगा ओह चलो जाना है, कहाँ जाना है हमें, अच्छा फैन चलाने, चल भाई फैन चलाने चल ना। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर हैं, जो हमारी कंडक्टिंग वायर्स घर में डली हुई हैं उसमें है। तो द मोमेंट आप स्विच ऑन करते हो तो जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं से मोशन जो है स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? इट्स नॉट लाइक कि यहां का जो चार्ज होगा, स्विच के पास का जो चार्ज होगा वो फ्लो करके जाएगा पंखे तक तब पंखा चलेगा, वो इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, एकदम से होता है, आपने स्विच ऑन किया पंखा चलने लग गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसको लिखते कैसे हैं बच्चे? करंट को लिखा जाता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, तो ये बात याद रखिएगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट इज आई। ठीक है, किसके बराबर होता है बच्चे? Q बाई टी। ठीक है, Q क्या है? जो चार्ज फ्लो कर रहा है, T क्या है? कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है बच्चे? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी कि टाइम के साथ कैसे फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, मैं अगर आपको कहती हूं जो चार्ज होता है ना बच्चे, इसकी यूनिट होती है कूलम। कितनी यूनिट होती है? क्या यूनिट होती है इसकी? कूलम। इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की यूनिट से आप सभी भली भांति से आपको पता है भली भांति कि क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 2 कूलम का चार्ज जो है वो फ्लो करके जा रहा है, तो बच्चे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2 क्या? एम्पियर। 2 एम्पियर। ये जो A है दैट इज एम्पियर विच इज द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होती है बच्चे? एम्पियर। अब बच्चे आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में आया कैसे? आया कैसे? तो बच्चे उसका कारण होता है पोटेंशियल। उसका कारण क्या होता है मेरे बच्चे? पोटेंशियल। होता क्या है, जब भी आप एक सेल या बैटरी को किसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो बेटा, तो सारे के सारे जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके ऊपर फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है, उनके ऊपर क्या लगने लग जाता है? फोर्स लगने लग जाता है, और उसी फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दूं, पोटेंशियल को और डिटेल में अभी आपको बताऊंगी जब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चे? इसकी डायरेक्शन होती है द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसको जरूर लिखिएगा, नोट बनाकर लिखिए अलग से। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट बच्चे जो चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वो तो पॉजिटिव है ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द कंडक्टर and they have negative charge since electrons moves in the conductor and they have negative charge. So the direction of current is opposite to the flow of electron.
ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, हम ये लिख देते हैं कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग टू बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट उससे विपरीत दिशा में होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ये चीज आपको बच्चे समझ में आई है? अब यहां पर ना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रही, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सर्किट डायग्राम बनाना नहीं सीखा। ठीक है, आई कैन नॉट एज्यूम, मैं इन क्लासेस के अंदर कुछ भी एज्यूम करके चलना ही नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ये चीज पहले से आती होगी। मैं ये मान के चल रही हूं बच्चे कि आप जब ये लेक्चर देखें तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर में सब कुछ आता होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से देखते हैं कि जब भी आप कोई सर्किट डायग्राम देखोगे तो सर्किट डायग्राम में जो आपके सिंबल्स बने हुए हैं उनका अर्थ क्या होता है। बच्चे इलेक्ट्रिक सेल को, एक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सेल को बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप देखिए, एक सेल को रिप्रेजेंट बच्चे हम करते हैं ऐसे। ठीक है, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके लिए हम बिगर लाइन यूज करते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके लिए स्मॉलर लाइन यूज करते हैं। अगर आप एक बैटरी बनाना चाहते हैं, बैटरी जो होता है बच्चे इट्स द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स को आपस में जोड़ रखा होता है, तो जब आप बहुत सारे सेल साथ में बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका बैटरी। तो यहां पर ये सारे सेल, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसके भी नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करने लग गया मेरे बच्चे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बैटरी। क्या ये चीज क्लियर हुई है बच्चों को? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, आत्मा में जा रही है चीज। चलिए बच्चे, प्लग कैसे बनाएंगे? किसी सर्किट के अंदर अगर आपको ये दिखाना है कि आपका जो स्विच है वो ओपन है, तो या तो उसको ऐसे ब्रैकेट बनाकर खुला छोड़ दो, ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे बना सकते हो। ये इसका अर्थ क्या होता है बच्चे कि आपका जो स्विच है वो ओपन है। अगर आप क्लोज्ड स्विच बनाना चाहते हो तो या तो उसको ऐसे करके बीच में एक डॉट लगा दो, इसका अर्थ है कि ये बंद है स्विच, या फिर आप इसको कैसे बना सकते हो, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया। ठीक है, बात समझ आई? इसका अर्थ भी क्या है कि स्विच आपका क्या है, क्लोज्ड है। अगर आप एक जॉइंट वायर बनाना चाहते हो तो बच्चे आपने ये वायर को दोनों को यहाँ पर एक पॉइंट से ज्वाइन कर रखा है। बात समझ आई कि ये एक वायर थी, दो वायर थी, और ये बिंदु सा जो यहाँ पे बन रहा है ये बता रहा है कि दोनों वायर्स यहाँ पे क्या है, जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर क्रॉसिंग हो रही होती है बिना जॉइंट के तो बच्चे वायर कैसे बनती है, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है ये वायर इसके दूसरी वाली वायर के ऊपर से जा रही है, वो जॉइंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे। रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं बच्चे? रेजिस्टेंस इस प्रकार से बनाई जाती है, जिगजैग लाइन से। अगर आप वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये हमने क्या बनाया, रेजिस्टेंस। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना है यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो मेरे बच्चे वो आप कैसे दिखाओगे? आप ऐसे ही जिगजैग लाइन बनाओगे एक, और फिर क्या बना दोगे बेटा, उसके ऊपर एक एरो। इस एरो का मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है बेटा, रियोस्टैट। ठीक है, आप लोगों ने अपनी फिजिक्स लैब के अंदर रियोस्टैट देखा होगा, एक डब्बा सा होता है जिसमें बहुत सारी कीज लगी हुई होती है। ठीक है, तो जिस की को आप निकालते हो वो वाली रेजिस्टेंस जो होती है वो सर्किट के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, एमीटर को बेटा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा लिखोगे, जहां पर पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से लगाओगे बैटरी के, जहां पर नेगेटिव है वो नेगेटिव टर्मिनल से जाकर जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसे लगाते हैं, रीडिंग कैसे मिलती है, ये सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है। अपने दिमाग से आप इन वन शॉट लेक्चर्स में बच्चे फ्री होकर आइए। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज समझाती हूँ, हमेशा जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ उन्हें एक चीज कहती हूँ कि बच्चे, जो भरोसा होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। ट्रस्ट इज द
वेरी बिग थिंग। ठीक है, आप खुद सोचो कि अगर आप पढ़ते समय भटके रहोगे, ये सोचते रहोगे कि नहीं यार मैं इसको भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, 4 जगह 6 जगह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो एट द एंड आपके दिमाग में एक खिचड़ी बन जाएगी। मेक श्योर कि आप जब टीचर को फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूं कि अगर आपने ये लाइट चैप्टर की वीडियो देखी या ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड की वीडियो देखी या ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी शुरू किया, तो बच्चे उसको स्टार्ट करते हो ना तो उसको पूरा देखा करो। ठीक है, और तभी वो फायदेमंद है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार मैंने थोड़ा सा शुरू का चला के देखा, हाँ मुझे ठीक आ रहा था, मुझे समझ आ रहा था, मुझे लगा मुझे सब आ गया, ठीक है, unless or until you start scoring well in that particular topic ना, आप जब अपने मॉक टेस्ट ले रहे हो, आपके कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का गलत ही नहीं हो रहा, आपको सब आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपका वो चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन अगर आप बीच बीच में चीजें छोड़ोगे, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर सोचा कि नहीं यार मेरे को तो बस सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन होती है, जो कंफ्यूजन सीरीज पैरेलल में बच्चों को आती है ना बेटा, वो यहीं से अराइज होती है। अगर तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाना नहीं आता, तुम्हें सर्किट डायग्राम के पार्ट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो बच्चे आपका क्या होगा कि जब आप उसको पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव क्या है, अच्छा ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है। तो वहां पे गलतियों की शुरुआत कहां से हो जाती है, यहां से। ठीक है, और ये क्यों पढ़ा रही हूं, ये क्यों ड्रॉ कर रही हूं बच्चे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज आने वाले हैं ना सीबीएसई वाले बच्चों को, वो वाले क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हो सकता है। आपको डायग्राम बनाकर बोल देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बच्चे अगर तुझे नहीं पता कि ये वाला सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का, तो आप उसका आंसर नहीं लिख सकते, मार्क ही नहीं कर सकते। तो क्या डेफिनेटली मार पाओगे, बट आपको करेक्ट नहीं पता होगा। ऐसे ही बेटा वोल्ट मीटर के लिए भी सेम होता है, प्लस नेगेटिव वहां पर रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एमीटर का है और ये वोल्ट मीटर का है। बात समझ में आई? तो बच्चे अब होगा क्या, वापस पिछले वाले बोर्ड पर लेकर चल रही हूं आपको, वापस पिछले वाले बोर्ड पर आए। अब यहां पर जो मैंने पोटेंशियल आपको डिफाइन किया था उसके बारे में सोचिए, जो पोटेंशियल मैंने आपको डिफाइन किया था उसके बारे में सोचिए। बच्चे देख, हमने ये क्या लिया है, कंडक्टर। चलो इस बोर्ड को ज्यादा गंदा नहीं करते, आपके लिए एक शीट ऐड कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, एक शीट ऐड कर लेते हैं। मैंने इस शीट को कॉपी कर लिया और ये शीट उठाकर मैं यहां ले आई। ठीक है, मैं नहीं चाह रही कि कोई भी चीज आप इस तरीके से समझे। ठीक है, हम यहां पर समझ लेते हैं, चलिए यहां पर समझ लेते हैं। मेरे बच्चे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर था, मेरे पास क्या था, ये कंडक्टर था। ठीक है, ये कंडक्टर था। इस कंडक्टर को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया या किसी सेल से कनेक्ट किया। तो बच्चे ये देखिए था सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये था सेल का नेगेटिव टर्मिनल। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से यहां पर चार्ज कौन सा आ गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव से कनेक्ट होने की वजह से यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप खुद अपने दिमाग से सोच के देखिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अभी अभी आपको बताया कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो यानी कि कैसे जाएगा करंट बच्चे यहां पर आपका, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is from negative to positive terminal। ठीक है, and flow of current is from positive to negative terminal।
ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको हाईलाइट करके रखना, ये आपको एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना आ रहा है, पोटेंशियल डिफाइन करना आ रहा है, तो देख हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अदरवाइज उसको वो फोर्स ही नहीं फील होगा, इसीलिए वो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो बेटी बच्चे, बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है W/Q, दैट इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit is defined as work done in moving a unit charge from one point to another। ठीक है, दिस इज वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज। अगर इसके आपसे यूनिट पूछी जाए, वोल्ट, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इसको, बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे? या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम का, 1 कूलम ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे लिख सकते हो बच्चे? देख, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 1 कूलम का चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आपका 5/8। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलकर 1 कूलम को चार्ज को बना रहे हैं। और अगर ये पूछा गया कि 1 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बात समझ आई? चलिए ओम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए उसकी स्टेटमेंट को ना कि सिर्फ लिखते हैं बट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if the physical conditions like temperature and pressure are kept constant, then
पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, इट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I. V वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे अप्लाई किया होगा? बाय कनेक्टिंग इट टू दी सेल या फिर बैटरी के साथ कनेक्ट करके, और I क्या है बच्चे? जो करंट उस कंडक्टर में से मूव कर रहा है। अच्छा, बहुत बार बच्चों को लगता है कि ओम्स लॉ मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ का मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। गलत है। जब भी आपको ओम्स लॉ की स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने को आ रही है बच्चे, आपको ये पूरी की पूरी लाइंस एज इट इज लिखनी है, एज इट इज। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं ना बेटा, यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है, कभी ना आप जो है अपनी आंसर शीट जो आप लिखते हैं वो पढ़िएगा, या अगर आपके स्कूल में कोई टॉपर बच्चा होगा या आप एनसीईआरटी की बुक खोल के पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है और जो मैं अपनी भाषा में लिख कर आ रहा हूं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत बार बेटा जब हम अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं तो बात कुछ और ही बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में एमी आंसरों को लंबा खींच खींच के लिखना कि ओम्स लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, इट सेज दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये हुई अपनी लैंग्वेज। और ये जो मैंने यहां पर तुम्हारे सामने लिखा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ी मतलब अगर आप इस डेफिनेशन को जो मैंने लिखी है यहाँ पर स्टेटमेंट को, इसको पढ़ोगे ना, आपको खुद पढ़ के लगेगा कि नहीं यार इसमें तो नंबर मिलने चाहिए, तो मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी रीजन है कि जो आप लिख कर आ रहे हो उसके लिए मार्क्स क्यों नहीं मिलते या मार्क्स कट क्यों जाते हैं। तुमने भी तो लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू I, मैंने भी यहाँ लिखा है। बच्चे यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों कांस्टेंट रहनी चाहिए, नहीं रखेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे। अगर मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट लिखती हूं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम यहाँ पर हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका I इंटू R। ठीक है, R क्या हो गया यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चलिए V इज इक्वल टू आई आर, R की वैल्यू क्या है? R क्या बोलते हैं बच्चे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस। ये क्या होता है मेरे बच्चे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिवाइड करते हैं बोलने वाली थी मैं कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली दी ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू, जब किसी मटेरियल के थ्रू करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो वो करंट को किस प्रकार से रोकेगा, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे? ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय अ कंडक्टर, क्योंकि यहां पर हम कंडक्टर्स की बात ही कर रहे हैं तो इसलिए कंडक्टर के लिए ही लिख रही हूं। अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलेटर्स की भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय अ मटेरियल भी हम यहां पर लिख सकते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ? आया? ठीक है, पक्का? चल बेटा, अब बताती हूं कि यहां पर हमने फिजिकल कंडीशन जो कि टेम्परेचर या प्रेशर है इसको कांस्टेंट क्यों रखा। क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर R जो है ना वो एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? एज अ कांस्टेंट।
अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं या टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो बच्चे आपके जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी और वो जो ये रिलेशन है ये ओबे नहीं करेगा। ठीक है, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से भी बेसिकली आपका टेम्परेचर ही वेरी करेगा, इसीलिए रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगी। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और चीजों पर भी डिपेंड करती है, अभी बताऊंगी, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। तो यहां पर मैं यही कारण देने वाली हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर चेंजेस resistance changes, hence V is equal to IR will not hold। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला VIR के बराबर है, ये आप लगा ही नहीं पाओगे अगर R चेंज हो गया तो, क्योंकि R कांस्टेंट रहा ही नहीं। ठीक है, चल बच्चे अब इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो बच्चे कभी भी दो क्वांटिटीज जो आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे अगर मैं बोलूं y इज प्रोपोर्शनल टू x है, तो बच्चे y और x का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई है कि vi कर्व कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। बच्चे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका स्लोप आपको क्या देगा, तो इसका स्लोप आपको देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप ऑफ VI कर्व आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूं। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि स्लोप क्या होता है। अब जैसे कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि स्लोप क्या होता है, कि बच्चे जो भी हम ग्राफ कभी ड्रॉ करते हैं ना, तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि वाई एक्सिस पे जो आप क्वांटिटी ले रहे हो वो एक्स के हिसाब से कैसे चेंज कर रही है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे क्वांटिटी वी ले रही हूं और नीचे क्या ले रही हूं, आई ले रही हूं, तो वी बाई आई क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से यहाँ पर वी बाई आई क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर तुम्हें ये दे दिया जाता ग्राफ, देख तुम्हें ये दे दिया जाता, यहाँ आई दे दिया, यहाँ वी दे दिया, तब भी तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। लेकिन अब स्लोप क्या हो जाएगा, जब तुम स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो ये आई बाय वी आ जाएगा, है ना। और आई बाय वी क्या होता है, अगर तुम यहाँ पर आई बाय वी करोगे तो वो आएगा 1 बाय आर, क्या आएगा 1 बाय आर। और 1 बाय आर क्या है, बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको बच्चे कंडक्टेंस बोला जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे और डिटेल में जानने वाले हैं। ओम्स लॉ समझ में आया, आत्मा में गया, बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। आज के बाद शपथ ले लो, ओम्स लॉ पूछा जाएगा तो तुम ऐसे ही लिख के आओगे, ये नहीं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू Y। वो क्यों कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, अगर हम ये कंडीशंस टेम्परेचर की सेम नहीं रखते हैं तो क्या होगा, हर चीज बच्चे आपको यहाँ पर बताई गई है। एक बार आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोर्ड के आगे आ रहे होते हैं और बच्चा उसको नोट डाउन नहीं कर पाता। तो बच्चे कोशिश किया कीजिए कि जब टीचर इधर उधर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गई हूं, अब मैं आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, कम दिख रही होंगी और आपको बोर्ड पूरा दिख रहा है, तो आप बोर्ड पे लिखी हुई चीजें आराम से पॉज कर कर स्क्रीनशॉट लेके जूम करके नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस अभी अभी बताया बच्चे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन possessed by a conductor to the flow of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। ठीक है, वो क्या है, किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अगर यूनिट देखो इसकी बच्चे, एसआई यूनिट जो होती है दैट इज ओम।
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा बता रही हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूं आपसे, ऑल दो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट बच्चे बहुत बार ऐसा होता है, अगर हमें पता होता है ना कि वो चीज क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेकर डेवलप होती है। तो मेरा पर्पस इन वीडियोस के अंदर, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला कि मार्क्स लेकर आना ही सिर्फ हमारा पर्पस नहीं है, यहाँ पर हमारा पर्पस है आपकी फिजिक्स वाली दृष्टि डेवलप करना। ठीक है, तो वो फिजिक्स वाली दृष्टि तब आती है बच्चे जब आप चीजों के पीछे की लॉजिक को समझते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस आई क्यों यार, रेजिस्टेंस आई क्यों, ठीक है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, रेजिस्टेंस क्यों आ रही है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्टर है, आपने इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी कि कोई सेल या बैटरी इसके अक्रॉस लगाई। बच्चे इस सेल या बैटरी ने इसके एक एंड को तो पॉजिटिव कर दिया, एक एंड को नेगेटिव कर दिया। ठीक है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगने लग गया, पॉजिटिव की तरफ एक फोर्स महसूस होने लग गया। ठीक है, चार्जेस के बारे में इतनी जानकारी आप रखते होंगे कि अगर चार्जेस अपोजिट होते हैं बच्चे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे मेरे बालक नेगेटिव साइन था तो वो पॉजिटिव की तरफ क्या होने लग गया, एक फोर्स फील करने लग गया, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाने लग गया। अब जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसको किसका सामना करना था बेटा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका। ठीक है, लेट अस सपोज मैं कहूं बेटा कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो और आपको कहीं पे दिखता है कि कुछ मिल रहा है, मान लेते हैं भंडारा ही लगा हुआ है। ठीक है, या चलो भंडारा छोटे बच्चे ज्यादा इससे अट्रैक्ट नहीं होते, कोई ना आइसक्रीम फ्री में बांट रहा है। ठीक है, आइसक्रीम फ्री में बट रही है। ठीक है, अब आपको क्या होगा, क्या आप वहां पर भाग कर जाओगे, जितने भी लोग थे सब वो कह रहे हैं कि फ्री में आइसक्रीम मिल रही है, फ्री में आइसक्रीम, तो सब भाग के जा रहे हैं वहां पर। अब जब सब भाग के जाएंगे तो क्या धक्का मुक्की होगी, बिल्कुल होगी। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, जब इसकी तरफ ऐसे भाग के जा रहे थे तो रास्ते में उनकी धक्का मुक्की हो रही थी, किसके साथ, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और जो फिक्स्ड आयंस थे, यार देखो ये आपको पता है कि एक एटम के अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कि एक एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। अब बच्चे अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो ये एटम क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो चला गया, तो ये कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ना कि सिर्फ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भिड़ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको सामना कर रहा है इन पॉजिटिव आयंस का भी। ठीक है, इन पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस का भी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, लूज हो रही है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि आप वो जो आइसक्रीम वाला ट्रक खड़ा है आपके घर से 500 मीटर की दूरी पे खड़ा है और आपको पता चला, अब आप अपने घर से निकल गए। ठीक है, रास्ते में आपने देखा कि ये भीड़ की भीड़ जा रही है। ठीक है, अब उस भीड़ में क्या हो रही है बेटा, धक्का मुक्की हो रही है। आप 4 कदम चलते हैं, आपको धक्के मार मार के पीछे कर दिया जाता है 2-3 कदम। तो बेसिकली 4 कदम के बाद आप चल तो बेटा एक ही कदम आगे पा रहे हैं ना, क्योंकि 3 कदम तो पीछे आ गए थे। अब इसमें क्या हो रहा है यार, तुम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, सेम गोज विद द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। बच्चे उसकी एनर्जी लॉस हो रही है इन ओवरकमिंग, इनको ना फिजिक्स में कोलिजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलाइड कर रहा था, और पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस के साथ भी क्या कर रहा था, कोलाइड कर रहा था। उसकी कोलिजन की वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी। वही जो एनर्जी उसकी लॉस हो रही है किसकी वजह से हो रही है, रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख देती हूं,
while moving towards the positive terminal, electron collides with the other electrons as well as with the positive fixed ions of the conductor and loses its energy. ठीक है, यही क्या है, ये जो उसका एनर्जी लॉस करना है उस कोलिजन्स को ओवरकम करने में, वही क्या है बच्चे, रेजिस्टेंस। अगर चुपचाप सीधा सीधा चला जाता तो हम कहते कि वो रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा। ठीक है, बात समझे, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ये रोकने की कोशिश जो हम कह रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस हो रही थी, वो कौन कर रहा था, कोलिजन्स की वजह से आ रही थी वो। बात समझ आई, इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिएगा क्योंकि एडिशनल है ये। ठीक है, एडिशनल है ये। अगर आप एग्जाम में मुझसे पूछे कि इसमें से क्या आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें अगर आप ये डेफिनेशन लिखकर आ रहे हैं पूरे नंबर, कुछ नहीं कट रहा, बहुत बढ़िया तरीके से आप ये लिख के आ सकते हैं। यूनिट्स बच्चे साथ में लिखना स्टार्ट कीजिए। जो मैं मोस्टली 9th और 10th के बच्चों में डिफरेंस ये फील करती हूँ कि बहुत छोटा बच्चा होता है, तो जब एग्जाम में ना आप आंसर्स लिख के आते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप फिजिक्स में स्पेशली अगर यूनिट्स मेंशन नहीं कर रहे हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वहां पे भी कोशिश करो कि आपने यूनिट लगा के ही आनी है। ठीक है, कैसे पड़ेगी आदत, प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना ही टेस्ट ले रहे हैं, आपने कोई मॉक टेस्ट था लेकर देखा, तो उसके अंदर अगर आप अपना चेक करेंगे और आप ये देखिए कि अगर यार मैंने यहाँ पर न्यूटन नहीं लगाया या यहाँ पर मैंने इसकी यूनिट नहीं लगाई, तो अपने मार्क्स डिडक्ट किया करो। ये मत सोचा करो कोई नहीं एग्जाम में जाके यार लगा दूंगा, हाँ कोई नहीं फिर क्या हो गया, 6 यूनिट भूल गई थी यार मैं, मत करा करो, अपने नंबर काटो। आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि यार जब मेरे एग्जाम में नंबर कटेंगे तो कैसा फील होगा, फिर आप वो गलती करके नहीं आएंगे। ऐसे यूनिट ये होती है। अब किस किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड। किस किस चीज पर डिपेंड करेगी यार, किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, सोच सकते हो क्या? मैडम टेम्परेचर पर करेगी, हाँ बेटा करेगी, अभी अभी पीछे बताया है वो तो है ही है। बच्चे डिपेंड्स ऑन दी डायमेंशंस ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन दी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन का अर्थ हुआ बच्चे कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायमेंशन का अर्थ क्या हुआ, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर समझ नहीं आया तो ये देख, अगर ये वायर ले रही हूं तो बच्चे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बात समझ आई। इन दोनों को अगर कंबाइन करती हूं तो बच्चे R प्रोपोर्शनल हो जाता है L बाय A के, और R इज इक्वल टू रो L बाय A। किसके बराबर आ गया, रो L बाय A, जिसमें रो क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को बच्चे ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो रो यहां पर बना है, दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया बच्चे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया आपके पास बताइए? इट इज रो एल बाय ए। ठीक है, रो एल बाय ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा और तीसरा भी अवश्य लिखिएगा। दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। बच्चे कोई अलग मटेरियल लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर और डायमेंशंस पर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड बच्चे, अगर मैं बात करती हूं आई नीड वन मोर शीट, तो मैं इसको यहां कॉपी करके लगा रही हूं। ठीक है, चलो। अगर बच्चे हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी को मुझे आपको डिटेल में समझाना है, तो बच्चे अगर आर रो एल बाय ए था, तो यहां पर रो क्या था बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इसको और क्या बोलते हैं बच्चे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अगर मैं एल को 1 मीटर ले लेती हूं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लेती हूं, यानी कि मैंने एक ऐसी वायर ली जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है? 1 मीटर। तो बच्चे क्या आर और रो बराबर हो जाएंगे? आर और रो बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। तो बच्चे हाउ वी डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस can be defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे उसको? इट इज द रेजिस्टेंस। कब होगा रेजिस्टेंस के बराबर? अगर आप कंडक्टर को ले रहे हो जिसकी यूनिट लेंथ है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। बच्चे इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी? सोच, एसआई यूनिट क्या आएगी? रेजिस्टेंस की ओम है, इसकी मीटर है लेंथ की और इसकी है मीटर स्क्वायर। तो रो की जो यूनिट हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी ओम मीटर। क्या हो जाएगी? ओम मीटर। अब ये भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रही हूं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो तो डायमेंशंस पर भी डिपेंड कर रही थी, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड कर रही थी और टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही थी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करती हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करती हूँ, तो बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ओनली ऑन, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि अंजलि हैज 2 वायर्स। एक वायर के अंदर जो है दोनों बोथ द वायर्स आर ऑफ द सेम मटेरियल, लेकिन उन दोनों की डायमेंशंस अलग अलग है। तो बच्चे दोनों की डायमेंशन अलग अलग होने का मतलब कि उनका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। तो कौन सी क्वांटिटी दोनों वायर्स के लिए सेम होगी? रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी? तो बच्चे रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि दोनों की दोनों क्या है? सेम मटेरियल से बनी हुई हैं। बात समझ आया? जबकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब ऐसे ना केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं कटिंग एंड स्ट्रेचिंग अ वायर। अगर आपके पास एक वायर है
आप उस वायर को कट कर देते हो या स्ट्रेच कर देते हो तो उसके रेजिस्टेंस में कैसे चेंज आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको ये आने चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा चेंज, तो इसके दो केसेस हम करेंगे, कटिंग भी करेंगे, स्ट्रेचिंग भी करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कटिंग, विद एग्जांपल करते हुए चलेंगे, बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं है। कटिंग के केसेस कर रहे हैं, तो बच्चे कटिंग के अंदर हम दो प्रकार से चीजें देखेंगे, कटिंग अलोंग द लेंथ, दूसरा है कटिंग अलोंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चे कटिंग अलोंग दी लेंथ जब बात कर रही हूं, इसका अर्थ हुआ कि ये आपके पास वायर थी, इस वायर को आपने ना ऐसे कट किया है अलोंग दी लेंथ। तो जब हम अलोंग दी लेंथ कट करेंगे ना बेटा, तो लेंथ रिमेन्स द सेम। लेंथ क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा रो एल बाय ए, यहां पर रो भी सेम है, एल भी सेम है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा आपका, A2 अपॉन A1। बेटा इनवर्स रिलेशन था ना, इसीलिए ऐसा आया। एग्जाम्पल के लिए आपको बोला गया कि आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। आपने उस वायर को कट किया अलोंग इट्स लेंथ सच दैट इट्स एरिया बिकम्स हाफ, उसका एरिया हाफ हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा, अगर A2 इज हाफ ऑफ ए, तो आप A/2 जब लिखोगे तो वो 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि R2 इज ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस डबल हो गई। बात समझ में आई। चलिए मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट अलोंग इट्स लेंथ सच दैट इट्स एरिया बिकम्स 1/3, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगी। अच्छा, अब बच्चे इस एरिया को क्या मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकती थी। अभी अभी आपको बताया है कि एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये वाला होगा, तो क्या इसको पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर्कल बन रहा है ना, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन बच्चे ऐसे बन सकता है, अ वायर इज कट अलोंग इट्स लेंथ सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ। एक वायर को आपने उसके लेंथ के अलोंग कट किया और ऐसे कट किया कि उसकी रेडियस हाफ हो गया। तो बच्चे R2 इज हाफ ऑफ R1, तो वो 1/2 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा 1/4। इसका अर्थ हुआ कि रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गई। बात समझ आ रही है। सिमिलरली अगर मुझे डायामीटर के साथ दे दिया जाता बच्चे यही चीज करने के लिए, तो वो हो जाता D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन दे रही हूं, कमेंट्स में आंसर कीजिएगा। अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट अलोंग इट्स लेंथ सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स 1/3, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर बच्चे मैं इसको कट करूं अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे कट करा जा रहा है बेटा इसको, तो इससे क्या होगा बेटा, एरिया रिमेन्स द सेम। एरिया क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अगर एरिया सेम रह रहा है और R होता है रो L बाय ए, तो बच्चे इसमें चेंज क्या हो रहा है, फिर सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा बेटा, L1 अपॉन L2। बात समझ आई बढ़िया तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट अलोंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऐसे कट किया है सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स 1/4, लेंथ क्या हो गई 1/4 हो गई। तो बच्चे अगर L2 जो है वो 1/4 है तो वो 4 ऊपर जाएगा, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, R/4। आप तो अपने आंसर को इसमें ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर हमारी लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ बढ़ेगी या लेंथ कम होगी, तो बच्चे रेजिस्टेंस कम होगी,
ठीक है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर एरिया कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, स्ट्रेचिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग के केस में देखो क्या होगा, स्ट्रेचिंग के केस में बच्चे आपकी जो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों चेंज करते हैं। या तुमने एक वायर ली और उस वायर को स्ट्रेच किया, तो जब आप उसको खींचोगे, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे, तो ना कि सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हो रही है बल्कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेचिंग के केस में क्या होता है बेटा, बोथ लेंथ एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बच्चे, दोनों की दोनों चीजें चेंज होंगी, यानी कि लेंथ भी चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। तो जब ये दोनों की दोनों चीजें चेंज होंगी तो यार हम निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस क्या हो गई, सोचो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देख, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था बालक रो एल बाय ए। अब हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, चेंज इन लेंथ इज गिवन। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल। तो किसके अंदर चेंज दिया गया, स्ट्रेचिंग के बाद लेंथ में चेंज दिया गया है। अब बच्चे यहां पर लेंथ और एरिया दोनों चेंज होता है बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होती। क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका अर्थ हुआ बच्चे कि अगर मैं R को रो L बाय A लिखती हूं, यार लेंथ में तो चेंज दे दिया था, ये बोल दिया था कि वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल, एरिया का तो बताया ही नहीं। तो जिसके बारे में बताया गया है हम उसको महत्व देते हुए इसको L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर देंगे। बच्चे कभी भी आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या देती है, वॉल्यूम। तो ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, इसका मतलब हुआ R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो यहां पर R1 अपॉन R2 क्या आ गया, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सवाल दिया, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। तो बच्चे L2 क्या है, डबल ऑफ L1, तो ये कितना आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, नई वाली 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से ये भी चीज ध्यान में रख सकते हो कि जब हम कटिंग कर रहे हैं उस केस में रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रही है, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन यहां पर L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा केस करते हैं बच्चे, मान लेते हैं कि हमें चेंज इन एरिया इज गिवन। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स एरिया बिकम्स हाफ। तो एरिया की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो अब हम क्या करेंगे यार, R इज इक्वल टू रो L बाय A, क्योंकि हमें एरिया के बारे में बताया गया है, लेंथ का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया गया, तो लेंथ का जिक्र है नहीं, तो हम सिर्फ एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हमने A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बच्चे ये क्या बन जाएगा, रो V बाय A स्क्वायर। समझ आया, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इज दी वॉल्यूम। तो ये तो कांस्टेंट था, तो R प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पर क्या था, A2 अपॉन A1, यहां क्या है, A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। अब वापस उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या बोला गया था, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stretched such that its क्या था, एरिया बिकम्स हाफ। तो बच्चे अगर एरिया हाफ हो गया तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, तो R क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। बात समझ आई। अगर एरिया की जगह यार हमें दे दिया जाता रिलेशन किसका, रेडियस का,
चेंज इन रेडियस इज गिवन। तो बच्चे अगर चेंज इन रेडियस आपको गिवन है तो आप यहां पर r1 अपॉन r2 को a2 अपॉन a1 लिखने की बजाय क्या लिख दोगे, r2 1 अपॉन r1 का होल स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा 4। खुद सोचिए, एरिया क्या पाई आर स्क्वायर था, बिल्कुल था, तो क्या मैं इसको पाई r2 का स्क्वायर, इसको पाई r1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल्ड आउट विद ईच अदर, और ये क्या आ जाएगा r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए आपको दिया गया अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ, तो R2 क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये 1/2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 1/16, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी हो गई बच्चे 16 टाइम्स हो गई। सिमिलरली अगर आपको चेंज इन डायामीटर दिया हो, चेंज इन डायामीटर गिवन है, ऐसा दे रखा है कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट उसका डायामीटर इतना हो गया, तो सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो बच्चे आपको देखकर यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जब हम कट कर रहे थे तो जो फॉर्मूलाज थे, देख L1 अपॉन L2 का स्क्वायर हो गया स्ट्रेचिंग के केस में, A2 अपॉन A1, यहाँ पर A2 अपॉन A1 का स्क्वायर हो गया स्ट्रेचिंग के केस में, यहाँ पे R2 अपॉन R1 रेडियस की टर्म में उसका स्क्वायर था तो उसका भी स्क्वायर पावर 4, यहाँ पे डायमीटर का स्क्वायर था तो वहां पर डायमीटर की पावर 4। तो जो फॉर्मूलाज हमने कटिंग के पढ़े हैं सेम रहते हैं आपके स्ट्रेचिंग में, बस सबका स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको दिया यहां पर सवाल, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, या चलो 10 ओम ले लेते हैं, such that its radius becomes half. What is the new resistance? वायर की नई रेजिस्टेंस निकालो। वायर की नई रेजिस्टेंस क्या होगी आपको ये बताना है। तो बच्चे अब आप देखिए कि स्ट्रेचिंग के केस में अगर रेडियस का दे रखा होता था तो हमारे पास क्या था, R2 अपॉन R1 की पावर 4 था। ठीक है, R2 क्या कह रहे हैं, हाफ हो गया, तो यानी कि ये R/2 हो गया, और ये क्या था R, तो ये आ गया 1/16। पहले रेजिस्टेंस कितनी थी बच्चे 10, तो R डैश हो गया हमारा 160 ओम। ओम को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ओम बहुत जरूरी है बच्चे, अगर आप यहाँ पर यूनिट नहीं लगा के आएंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। अब आप सब जान चुके हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर उनको सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं तो क्या होता है। तो बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए सबसे पहले बता रही हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में रेजिस्टर्स कैसे लगे होते हैं बेटा, एंड टू एंड। कैसे लगे होते हैं, एंड टू एंड। जैसे आप देख रहे हो कि इस रेजिस्टर का एंड इस रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और इस रेजिस्टर का एंड इस रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या है बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगर अब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको किसी सेल या बैटरी के अक्रॉस लगाते हैं, तो बच्चे यहां से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब आप देखिए जब करंट इसमें से जाएगा तो बच्चे क्या करंट को इसके थ्रू जाना पड़ेगा, बिल्कुल सर्किट कंप्लीट हो रखा है, करंट के पास कोई और पाथ नहीं है मूव करने के लिए, तो करंट हैज टू मूव थ्रू R1। सिमिलरली इसी करंट को R2 से भी जाना पड़ेगा और R3 से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट ही एक है, यही पाथ है करंट के लिए। तो यहां पर क्या रहेगा, सेम करंट फ्लोज थ्रू
ऑल दी रेजिस्टर्स। ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टर्स के थ्रू क्या जाएगा बच्चे, सेम करंट जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, आत्मा में जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टर्स का समझ में आया, करंट का समझ में आया कि सेम रहेगा, रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे ये समझ में आ जाएगा। अब मेरे बच्चे अगर मैं कहूं कि सबके थ्रू करंट सेम जा रहा है लेकिन पोटेंशियल हमने क्या दिया है, सिर्फ V दिया है, तो बच्चे पोटेंशियल ड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, जब करंट यहां से पास हुआ तो कुछ एनर्जी लगी ना करंट को पास करवाने के लिए, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वो जो एनर्जी स्पेंड हुई है वो किसने प्रोवाइड करी है, इस सेल ने प्रोवाइड करी है। तो इस सेल की कुछ एनर्जी ड्रॉप हुई है, उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ R1 के अक्रॉस, फिर R2 के अक्रॉस, तो जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, ओम्स लॉ से बच्चे आपको पता है कि V किसके बराबर होता है, IR, तो यहां पर आ गया IR1, यहां पर आ गया IR2 और यहां पर आ गया IR3। इसको बच्चे आपने किसके बराबर कर दिया, IR इक्विवेलेंट, तो यहां पर R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। ठीक है, equivalent resistance is equal to the sum of the resistances of individual रेजिस्टर। यानी कि आपके पास जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, आप सबकी रेजिस्टेंसेस को जब ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट का अर्थ क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब उनके बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं, एग्जाम्पल दे रही हूं कि मान लीजिए कि 3 बालक है। ठीक है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे मिलकर कुछ उनको टास्क दिया गया है, वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 3 बच्चे मिलकर कोई एक टास्क है जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसको वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं कोई 4th बच्चा लेकर आ गई और मैंने बोला कि 4था बच्चा अकेला वो काम कर लेगा जो ये 3 मिलके कर रहे थे, तो वो एक बच्चा क्या हो गया बच्चे, इन 3 बच्चों के बराबर हो गया। ठीक है, वो एक बच्चा इन 3 बच्चों के बराबर हो गया, तो वो जो एक बच्चा है दैट इज इक्विवेलेंट टू दीज 3 किड्स। तो इसका अर्थ है कि अगर ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स बच्चे बैटरी से कुछ करंट विड्रॉ कर रहे थे, सेल से कुछ करंट विड्रॉ कर रहे थे, तो जब मैंने इसकी जगह एक रेजिस्टर लगा दिया तो वो भी क्या करेगा बेटा, बैटरी से सेम करंट विड्रॉ करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। तीनों मिलके भी आई करंट ले रहे थे इस बैटरी से या इस सेल से, तो इस सेल से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इतना ही करंट लेगा। क्या तुम्हें इक्विवेलेंट का अर्थ समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब बच्चों को कई बार ना यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आती कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस हमने अलग अलग क्यों लिया है। सबसे पहली बात तो ये लिखिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the highest potential drop is across the resistor having highest रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टर की बेटा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। और करंट की अगर बात करती हूँ तो बच्चे करंट तो सारे के सारे रेजिस्टर्स के थ्रू सेम ही पास हो रहा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं कहूं कि आपने ना एक चैप्टर उठाया, चैप्टर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के टॉपिक्स थे,
बहुत सारे टॉपिक्स थे। मैं कहूं उस चैप्टर के अंदर आपकी सबसे ज्यादा मेहनत किस टॉपिक के अंदर लग रही है? आप बोलोगे मैडम जो टफ होगा, ठीक है, जो टॉपिक टफ था उसको समझने में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ा, आपको ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी। सिमिलरली बच्चे, इनमें से जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी, जब करंट को उसके थ्रू निकलना पड़ा तो सेल को, बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ा। बात समझ आई? तो उसकी एनर्जी क्या हुई है? ज्यादा स्पेंड हुई है, इसीलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन equivalent resistance is greater than the greatest resistance in the circuit. ठीक है, सर्किट के अंदर जितने रेजिस्टर लगे हैं सबकी रेजिस्टेंस, उन सारे रेजिस्टर्स में से जो सबसे बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस से भी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, तीन रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं। कौन कौन से रेजिस्टर बेटा? 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। तो बच्चे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओगे क्या आएगी? आप बोलोगे मैम अभी अभी तो फॉर्मूला आपने बताया कि सबको जमा करके बताना है। तो 10, 20, 30 कितना आ गया बच्चे? 60 ओम। क्या मेरे बालक 60 ओम 10 ओम से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या 60 ओम 20 ओम से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या 60 ओम 30 ओम से बड़ा है? बिल्कुल है। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन था? 30 ओम। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ी आई है। ठीक है, यही ये बात बताई जा रही है आपको यहाँ पे। बात समझ आ गई? बढ़िया तरीके से आत्मा प्रसन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करती हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चलो लो 3 ले लो, जब खुश हो, जी लो अपनी जिंदगी। R1, R2, R3, 3 रेजिस्टर्स बना दिए। दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। कैसे पता चल रहा है मैडम आपको? ये 2 सेम पॉइंट्स के बीच में लगे हैं। ये देखिए, इसका ये वाला एंड देखिए, इसका ये वाला एंड देखिए बेटा, क्या यहाँ पर कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ? दूसरा वाला ये यहाँ नेगेटिव के साथ। तो इसको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा बेटा? V, क्योंकि ये बैटरी के साथ, सेल के साथ ऐसे कनेक्टेड है। इसके दोनों टर्मिनल सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो यहाँ पर ये कैसे कनेक्टेड है बेटा? ये देखिए, ये ठीक है। तीसरा वाला भी देख लीजिए, देखिए, ठीक है। सो दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। All the resistors are connected between the same 2 points। ठीक है, सेम 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो बच्चे अगर मैं अब अगर यहां पर बात करती हूं, क्योंकि वो सेम 2 पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर सेम होता है। सारे के सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है। ठीक है, अगर बच्चे पोटेंशियल सेम है लेकिन करंट क्या हो जाएगा? जैसे I करंट था, यहां पर गया I1, यहां पर गया I2 और यहां पर गया I3। यार करंट क्यों अलग अलग चला गया? करंट क्यों अलग अलग गया? मेरे बच्चे, करंट के पास चॉइस थी। करंट यहां पहुंचा। मैं आपको बोलूं बेटा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं और आपके पास 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो। एक रास्ते पे आपको वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ मिलेगा, गंदगी मिलेगी, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ होगा, ठीक है।
दूसरे रास्ते में आपके रास्ते पे फूल बिछाए गए हैं, ठीक है, और तीसरे रास्ते के अंदर भी आपको कोई ना कोई परेशानियां या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप मुझे बताओ कौन सा रास्ता चूज करोगे? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आप कहोगे मैम जिस रास्ते में हमारे पैरों के नीचे फूल बिछाए गए हों, जिस रास्ते पे हमारा एकदम स्वागत किया जा रहा हो, हम तो उस रास्ते से जाएंगे। तो बच्चे करंट हमेशा चूजेस द लोअर रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, करंट कैसा पाथ चूज करता है? लोअर रेजिस्टेंस पाथ। तो जिस पाथ के थ्रू उसको कम रेजिस्टेंस को ऑफर करना पड़ेगा ना, वो वहां से जाएगा, ठीक है। तो करंट यहां पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो गया, तो जो टोटल करंट था वो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, अब ओम्स लॉ से पता है आपको I किसके बराबर होता है? V बाय R। तो V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। यानी मेरे बच्चे यहां से आपके पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ आया बाल को? अच्छे से दिमाग में गया, आत्मा में गया, बढ़िया तरीके से एकदम। कोई परेशानी, कोई समस्या किसी तरीके की भी हो बताइएगा, बताओ, गया? अच्छे से समझ आया? इसको अब लिखेंगे कैसे? यहां पर बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर है? सम ऑफ दी, किसका सम? रेसिप्रोकल किसका? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of the reciprocal of individual रेजिस्टेंसेस। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम लेते हो, रेसिप्रोकल का सम लेते हो, तो वो आपको क्या देगा? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से यहां पर बता रही हूं, ज्यादा करंट किसमें से जाएगा? जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। मोर करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर विद लीस्ट रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके थ्रू करंट जो है वो जाना पसंद करेगा, उसके थ्रू ज्यादा करंट जाएगा। चलिए बच्चे, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास दो रेजिस्टर्स थे, आपके पास दो रेजिस्टर्स थे, एक था 3 ओम और एक 3 ओम था और एक था 6 ओम। जैसे मान ले ये 3 ओम था, ये 6 ओम, ठीक है। कभी भी दो रेजिस्टर्स अगर आपके पैरेलल में लगे हो ना बेटा, तो आर इक्विवेलेंट हमेशा कैसे निकाला जाता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद रखना, दो रेजिस्टर्स के लिए बहुत काम में आता है। कोई इधर उधर से नहीं लेकर आए, इसी से आया है बेटा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को अगर आप 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिखोगे, एलसीएम R1 R2 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा R1 प्लस R2, और जब आप उसको उल्टा करेंगे तो वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार जब आप वो फॉर्मूला यूज करते हो ना, स्पेशली इन टू रेजिस्टेंसेस, जब आपको दो रेजिस्टेंसेस दी हुई है, तो बच्चा गलती क्या करता है? रेसिप्रोकल करना भूल जाता है। अगर कभी आपने भी ऐसी कोई गलती करी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मैम ये हम करके आ चुके हैं, कि हमने पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन बढ़िया से सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में रेसिप्रोकल ही नहीं किया उसको। चलो आओ, ठीक है। चल बेटा, इसके लिए अगर हम निकालते हैं 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 यानी कि 9, कितना आया बेटा? 2 ओम, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम, 2 ओम तो यार 6 और 3 में से छोटा कौन था? 3, 3 से भी छोटा आया 2 ओम तो, ठीक है। तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर आ रही थी देन दी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती है बच्चे? छोटी आती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन दी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस।
smaller than the smallest resistance in the circuit. ठीक है, किसी सर्किट में सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल का था। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसा आता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूं, आप मुझे बताइए, ये आपको एक रेजिस्टर दिया है, ये आपको रेजिस्टर दिया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से बेटा आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपसे कोई सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, मान लो ये 6 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 2 ओम का रेजिस्टर है और ये 3 ओम का रेजिस्टर है। आपको गिवन है कि इसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्या गिवन है बेटा? 6 ओम वाले रेजिस्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड एवरीथिंग। मैडम ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, तभी तो कह रही हूं मैंने बनाया है। एवरीथिंग, आपको सब निकालना है। अब इस एवरीथिंग में बच्चे क्या क्या आता है? जब हम बच्चे की प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसको कहते हैं बेटा सब निकाल, जो जो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हो बच्चे? आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, टोटल करंट withdrawn from the cell by the circuit, voltage V of the source। देखो यहाँ पे ना मैंने अभी बनाया नहीं, पर बना देती हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मैम आपने क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया है। मैम मान लीजिए यहाँ पर आपने बैटरी लगाई थी या सेल लगाया था, ठीक है, इसके V वोल्टेज थी, यहाँ से टोटल करंट I आ रहा होगा, वही तो बच्चे आगे जाके डिवाइड हुआ होगा ना, तो आपको I भी निकालना है, V भी निकालना है, R इक्विवेलेंट भी निकालना है, तो इतनी सारी चीजें निकालनी होती है, तो इसलिए मैं इसको बोल देती होती हूँ कि फाइंड एवरीथिंग। कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और बच्चे आपके लिए एक मैजिकल टूल है, यहां पर एक मैजिकल टूल है, मैजिकल टूल है आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आसमान में जब बहुत सारी पतंगे उड़ रही होती हैं, ठीक है, आप जब अपने मांझे को ऐसे ऐसे करके खींचोगे तो आपकी ही पतंग जो है वो आपको पता चलेगा। जैसे मान लो कोई आया, उसने बोला अरे तुम्हारी पतंग कौन सी है, तो आपने उसको हिला के दिखाया कि देखो ये वाली पतंग हमारी है ना। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पर आपको इस डोर को नहीं छोड़ना है, ठीक है, विच इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, इसको पकड़ के रखना है टाइटली। और ये जो ओम्स लॉ है, मैजिकल टूल, आपको बहुत आसानी से इस टफ क्वेश्चन के आल जंजाल से बाहर निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप इससे पार लग जाओगे और क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। तो करो, जब तक मैं वाटर ब्रेक ले रही हूं, एक करके देखो क्वेश्चन। चलिए मेरे बच्चे, आपको दिया गया था, ध्यान से, बिल्कुल आराम से कराऊंगी, बिल्कुल धीरे धीरे बोल के समझा रही हूं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे की ये शिकायत ना रहे कि मैडम आप बड़ा करके इतनी बड़बड़ करके चले गए और हमें समझ ही नहीं लगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि स्पीड बहुत कम है या बहुत तेज है तो आप कम कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड काफी कम है, यार ये क्वेश्चन तो हमें फटाक से समझा दो, तो आप स्पीड को 2x कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए बच्चे, यहां से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है
1 एम्पियर। तुम्हें इसके अक्रॉस क्या क्या पता है बताओ, इसके अक्रॉस तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें रेजिस्टेंस पता है 6 ओम, करंट पता है 1 एम्पियर। तो बच्चे इसमें से आपको रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो क्या निकल जाएगा? V विच विल बी 6 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। बात समझ आई? अब ये जो 6 वोल्ट है बेटा, जो ये वाला V है, ये और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है मेरे बच्चे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर इसकी वोल्टेज 6 वोल्ट है तो इसका अर्थ हुआ इसको भी 6 वोल्ट वोल्टेज मिल रही है। मैम आपको कैसे पता चला ये दोनों पैरेलल में हैं? बच्चे देख, इस रेजिस्टर का ये वाला एंड, इसका ये वाला एंड, दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड है ना दोनों रेजिस्टर्स के, तो ये कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। अब समझ आया? 3 ओम 6 वोल्ट, तेरे पास R है, तेरे पास V है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? I। कैसे निकालोगे बेटा? 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर। ऊपर कितना करंट था बेटा? 1 एम्पियर। नीचे कितना करंट था? 2 एम्पियर। बच्चे खुद सोच, यहां से करंट आ रहा होगा, वही करंट तो ऊपर और नीचे डिवाइड हुआ होगा ना? वही करंट तो ऊपर और नीचे डिवाइड हुआ होगा, है कि नहीं? है ना? जो करंट यहां से आ रहा था वो करंट कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया। तो बच्चे टोटल करंट यहां से कितना आ रहा होगा? 3 एम्पियर। क्या मैं सही कह रही हूं? यहां से ऊपर 1 गया, नीचे 2 गया, तो टोटल यहां से आ कितना रहा होगा? 3 एम्पियर। सिमिलरली वो करंट यहां से उड़ थोड़ी जाएगा, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, यहां कितना आ गया? 3 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर बेटा तेरे को करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है। करंट और रेजिस्टेंस क्या निकाल लोगे? वोल्टेज कितनी निकलेगी? 6, 3 into 2। यहां पर भी कितनी निकलेगी? 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट कितना आया बेटा? 18 वोल्ट। तो इसको कितना मिल रहा है बच्चे? यहां पर 18 वोल्ट। ये नीचे वाले 3 ओम को कितनी वोल्टेज मिल रही है? 18 वोल्ट। क्यों मिल रही है बेटा? यहां पर बच्चे गलती कहां करते हैं? बच्चे कहते हैं मैम दिस इज 6 6 6 एंड 6। मेरे बच्चे ये 6 और 6 वोल्ट आप 2 बार काउंट नहीं करोगे, एक ही बार काउंट करोगे। वो वोल्टेज तो वही थी ना जो ऊपर गई है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड था। ठीक है, तो बच्चे गलती इसमें ये करते हैं कि पैरेलल वाली वोल्टेज को भी बार बार ऐड करते हैं कि अगर 3 रेजिस्टर पैरेलल में लगे, तीनों को 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट मिल रही है, तो इसका अर्थ हुआ कि अप्लाइड वोल्टेज 3 वोल्ट ही थी। बच्चा कहता है 3 3 6 3 9, मैम 9 वोल्ट थी ना बेटा। इसका मतलब तो हुआ कि तुम डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, पैरेलल के अंदर सेम वोल्टेज रहती है, तो इसको एक ही बार काउंट करना है। 6 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आया? 18। तो यानी कि नीचे इसको कितना मिल रहा है? 18 वोल्ट। 3 ओम रेजिस्टेंस है, 18 वोल्ट जो है वो क्या है? वोल्टेज है। तो करंट यहां से कितना जा रहा होगा बच्चे? 18 डिवाइडेड बाय 3 6 एम्पियर। ठीक है, 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6 एम्पियर आएगा। बच्चे अब खुद सोच के, जहां से जो आई आया वो ऊपर भी गया नीचे भी गया सर्किट में, तो ये आई कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 यानी कि 9 एम्पियर। कितना हुआ? 3 प्लस 6 यानी कि 9 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना जा रहा है बेटा? 9 एम्पियर का। अगर आपसे वोल्टेज पूछी गई है, जैसा कि पूछा गया है कि सब कुछ ही निकालना है, तो वोल्टेज कितनी है बेटा? ऊपर भी 18 थी, ये भी 18 है, तो कितनी हो गई? 36 नहीं 18। अभी तो बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, दोनों को V वोल्ट और V वोल्ट मिल रहा है, तो अप्लाइड वोल्टेज भी V वोल्ट ही होगी। ठीक है, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा यार? 18 अपॉन में 2 ओम। मैम हम तो वो ऐसे भी कर सकते थे ना, ये 6 और 3 पैरेलल में लगा है तो वो 2 ओम हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा, देन 6 और 3 पैरेलल में है तो फिर 2 ओम आंसर आएगा। बेटा आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो यहां से 2 ओम ही आ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकली है 2 ओम। वोल्टेज ड्रॉप आपने हर रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर निकाल के देख लिया। आपने करंट थ्रू ईच रेजिस्टर के अक्रॉस देख लिया। आपने टोटल करंट विड्रॉन निकाल लिया, 9 एम्पियर था। ठीक है, फ्रॉम द सेल। ठीक है, वोल्टेज हमने निकाल ली, 18 वोल्ट थी। समझ आया बेटा? अगर ये क्वेश्चन आपकी आत्मा में जा चुका है तो डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप।
क्या आपको समझ में आया है? और वो प्यारे बच्चे जिनका एकदम आत्मा ऐसे प्रसन्न हो गई है ये सवाल करके, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन दे रही हूं बेटा, सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। और बना दो थोड़ा सा टफ, ठीक है। ये पॉइंट ए और बी है जिसके अक्रॉस आपने वी वोल्टेज अप्लाई किया है, हम मान रहे हैं। आपको ये दे दिया गया है कि इसके क्रॉस 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है, ठीक है। फाइंड एवरीथिंग। बच्चे कहते हैं ऐसा तो सवाल आएगा ही नहीं पेपर में। बच्चे प्रैक्टिस के लिए है, होमवर्क, होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क करिए, मुझे कमेंट्स में आके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सब कुछ निकालना है, जो जो यहाँ लिखा है वही चीजें आपको वहां पर भी निकालनी है। अब बच्चे, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर की थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे। एमीटर क्या मेजर करेगा? एमीटर क्या मेजर करेगा? मेजर्स द करंट। क्या मेजर करता है बच्चे? करंट। अगर एमीटर को करंट मेजर करना है बेटा, तो सर्किट के अंदर एमीटर कैसे लगाएंगे? करंट कहां पर सेम होता है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड in series with the circuit with the part of the circuit from which current needs to be measured। ठीक है, जिस पार्ट से आप करंट को मेजर करना चाहते हो, आप उसके अक्रॉस इसको सीरीज में लगा दोगे। मेरे बच्चे, जब हम एमीटर को सीरीज में लगाएंगे, अब इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। खुद सोचो, अगर एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो क्या वो सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ ऐड नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में लग रहा है, सीरीज के अंदर तो रेजिस्टेंसेज ऐड होनी होती हैं। तो बच्चे, अगर वो सर्किट की रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगी तो यार सर्किट के अंदर से तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो करंट कम हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। एमीटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। जितनी छोटी से छोटी हो सके उतना। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर बच्चे 0 होती है। ठीक है। अब बच्चा अगर ये पूछे कि मैम इतनी कम क्यों होनी चाहिए या लो क्यों होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसकी रेजिस्टेंस ऐड ना हो पाए सर्किट के अंदर, अदरवाइज सर्किट में से करंट कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, अब बच्चे बात करते हैं, जैसे मान लो ये मैंने रेजिस्टर बनाए हैं, एक ये मीटर बनाया मैंने, ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक एमीटर बनाया है ये, एक एमीटर बनाया है ये, ठीक है। ऐसे एमीटर बनाए हैं, इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। सबसे पहले तो देखो कि वोल्ट मीटर, सॉरी, ये एमीटर कनेक्ट कैसे होता है बच्चे। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव?
सीरीज में लगने का अर्थ होता है कि यहाँ पे आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल रखोगे, देखो पॉजिटिव के पास है और फिर इधर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला कनेक्टेड कहाँ पर है, पॉजिटिव के पास ही तो आ रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव। यहाँ तो बच्चों को समझ आ जाता है कि मैम ये पॉजिटिव के पास था, बट इसमें समझ नहीं आ पाता। आप ये देखिए कि इसका ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पे जाना चाहिए। ठीक है, इस वाले का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का समझ में आया? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई बार डायग्राम बना के पूछ लिया जाता है कि इसमें से बताओ कि ये वाला एमीटर सही कनेक्टेड है कि उल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो पॉजिटिव वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल पे जाना चाहिए। अब बच्चे ये बोला कि ये एमीटर A1 है, ये एमीटर A2 है और ये वाला एमीटर है A3। ठीक है, इन्हीं के साथ ही लगा दूं क्या? पर मुझे दिक्कत हो रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुम देख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो इसको A1 लिख दिया, इसको A2 लिख दिया और इसको A3 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ A1 क्या मेजर करेगा? बच्चे A1 जो है वो इस पूरी सर्किट के साथ सीरीज में लगा है। ठीक है, तो A1 मेजर करेगा करंट विदड्रॉन फ्रॉम दिस सोर्स बाय द गिवन सर्किट। ठीक है, तो यानी कि टोटल करंट विदड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ये मेजर करेगा बच्चे टोटल करंट विड्रॉ बाय दी सर्किट। सर्किट कितना करंट विड्रॉ कर रही है वो बताएगा ये। ठीक है, टोटल करंट बताएगा। बच्चे अगर A2 की बात करती हूँ तो A2 मेजर करेगा, A2 किसके साथ लगा है? R2 के साथ सीरीज में लगा है। A2 विल मेजर दी A2 विल मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू R2 ओनली, क्योंकि वो उसी के साथ ही सीरीज में लगाए, देखो। ठीक है, जबकि A3 क्या करेगा? इस वाली लाइन का करंट बता रहा है ना, तो वो किसका करंट बताएगा? करंट फ्लोइंग थ्रू R5 एंड R6। A3 क्या बताएगा? मेजर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू R5 एंड R6। समझ आया बेटा? तो क्या एमीटर समझ आ गया तुम्हें? एमीटर बढ़िया तरीके से आत्मा में चला गया। डिवाइस विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज एमीटर। कैसे लगता है बेटा? सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है। रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए एमीटर की कम से कम होनी चाहिए, या फिर आइडियल की अगर बात करती हूँ तो क्या होगी? 0। अगर आइडियल की बात करूंगी तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी एमीटर की? 0 आएगी आइडियल एमीटर की। ठीक है, किसकी? आइडियल एमीटर की। चलो वोल्ट मीटर पे चलते हैं बेटा, वोल्ट मीटर पे चलते हैं। अगर वोल्ट मीटर की बात करती हूँ बेटा, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द वोल्टेज। ये नाम में लिखा है ना वोल्ट मीटर, क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। मेजर्स द वोल्टेज, क्या करता है? मेजर वोल्टेज। वोल्टेज किसमें मेजर होती है, किसमें सेम होती है? पैरेलल में, तो कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट्स across which voltage needs to be measured। जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाहते हो उसके अक्रॉस ये क्या लगेगा बेटा? पैरेलल में लगेगा। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो बच्चे रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। और अगर आइडियल उसकी बात करती हूं, आइडियल वोल्ट मीटर की, एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कितनी रेजिस्टेंस होती है बेटा उसकी? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट।
अच्छा, अब बच्चा पूछता है कि मैम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या ज्यादा रेजिस्टेंस से क्या होगा? बच्चे अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये सर्किट में से कोई भी करंट विड्रॉ ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तभी पास करेगा किसी के थ्रू जब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस ही एक्सट्रीमली हाई कर दी, बहुत ज्यादा कर दी, तो उसमें से करंट क्या हो जाएगा, ना के बराबर जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसके कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको V1 ले लो, इसको V2 ले लो, और एक यहां पे ले लेते हैं V3। R1, R2, R3, R4, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अब बच्चे देख कनेक्शन का देखो कैसे पता चलता है आपको, कनेक्शन का देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही इसका पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ, इसका पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ। अब बात करते हैं कि मेजर क्या करेगा। हमेशा वोल्ट मीटर उसकी वोल्टेज बताएगा जिसके अक्रॉस वो पैरेलल में लगाए। तो ये V1 किसके बताएगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज, V2 R3 और R2 दोनों के अक्रॉस बताएगा क्योंकि R3 और R2 खुद ही दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगी। और V3 क्या बताएगा, टोटल वोल्टेज, यानी कि ये यही V मेजर करेगा। ठीक है, तो V1 मेजर्स वोल्टेज अक्रॉस R1, V2 क्या करेगा, मेजर्स वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड R3, और V3 क्या करेगा, मेजर्स टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। सर्किट को आप कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि ये V वो मेजर करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है बेटा कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास करता है, इट प्रोड्यूसेस द हीट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो हीट करंट प्रोड्यूस करता है वो किसके बराबर है? तो बच्चे ये जो हीट होती है ना, ये किसके बराबर होती है, VIT के, या फिर हम कह सकते हैं I स्क्वायर RT के। इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। जित फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इलेक्ट्रिक बल्ब था, आपने बल्ब को जला के रखा, बहुत टाइम के बाद जब आप उसे हाथ लगाओगे तो आपको गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसने हीट प्रोड्यूस करी है। तो जितने ज्यादा लंबे टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा ऑब्जेक्ट, उतना क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। R रेजिस्टेंस है उसकी, I क्या है, जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो उसी फॉर्मूले से हमारे पास VIT आ जाएगा, या फिर हम इसको V स्क्वायर बाय R इंटू T भी लिख सकते हैं। अब बच्चे इसकी ना एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करते हैं, तो बच्चे इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जो एलिमेंट यूज होता है दैट इज मेड अप ऑफ, हीटिंग एलिमेंट जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, होता क्या है कि जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो इट विल गेट हीटेड अप टू अ टेम्परेचर कि इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, फिलामेंट of the bulb is heated up to high temperature and it starts glowing। अब बच्चे अगर इसका मटेरियल की बात करती हूं तो इसकी जो ये फिलामेंट होती है,
ये अगर आप नॉर्मल मेटल से बनाओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, बर्न आउट हो जाएगी। इसीलिए बनाई जाती है बेटा टंगस्टन से, ठीक है। इसका क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाई एलॉयज आर बीइंग यूज्ड रेदर देन द मेटल इन मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स। क्यों हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, कॉइल्स वगैरह बनाने के लिए एलॉयज का यूज होता है? तो उसका एक ही कारण होता है कि एलॉयज की जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होती है विच इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द प्योर मेटल, एज वेल एज जो एलॉयज होते हैं ना बेटा वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, यानी कि बर्न आउट नहीं होते, ठीक है। अगर उनमें से करंट लगातार पास करता है बहुत लंबे समय तक तब भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि बर्न आउट नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी उनका क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्योर मेटल्स। और अगर हम इसकी बात करते हैं सिमिलरली बच्चे, इसमें ऐसा सवाल भी आता है कि आपका जो हीटर है, ठीक है, हीटर के अंदर जो कॉइल लगी है, जब करंट उसमें से पास करता है तो वो कैसे हीट करने लग जाती है, इट बिकम्स रेड हॉट, है ना, वो एकदम से रेड हॉट हो जाती है ना। लेकिन जो कॉइल उसके साथ कनेक्ट कर रही है, जो कि उसके थ्रू करंट फ्लो करा रही है, जो वायर आपने स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करके हीटर को ऑन किया है, उसका अगर मैं टेम्परेचर देखूं या उसको अगर हाथ लगाऊं तो बच्चे वो तो बिल्कुल गर्म नहीं है, वो तो नॉर्मल है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चे जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, इस वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, ठीक है। इसका अदर एप्लीकेशन होती है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है बच्चे, फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ये क्या करती है, हमारे अप्लायंसेस को बचाती है, ठीक है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं घर में अचानक से लाइट गई, हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया होगा, ठीक है। तो फ्यूज कैसे उड़ता है या फ्यूज का क्या रोल है बच्चे, ये ना एक मेटल की वायर होती है, ठीक है, अगेन एलॉय से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको सीरीज में, फ्यूज को किसमें कनेक्ट करेंगे बच्चे, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब ज्यादा करंट, इसकी एक लिमिटेड वैल्यू होती है, मान लीजिए आपने फ्यूज जो लगाया है सीरीज में लगाया किसी अप्लायंस के साथ या किसी कमरे की सर्किट के साथ सीरीज में फ्यूज लगाया और उसकी वैल्यू आपने रखी है 10 एम्पियर। तो बच्चे जैसे ही 10 एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा, इसकी वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। As soon as the circuit will break, करंट आगे जाने से रुक जाएगा और आपका डिवाइस या आपका अप्लायंस जो होगा वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो हीट एनर्जी है दैट इज आपका VIT हो गया या फिर I²RT हो गया या फिर V²/RT हो गया, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। आप खुद सोचो बच्चे, जब किसी रेजिस्टर में से या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से करंट फ्लो करेगा तो वो एनर्जी स्पेंड हो रही है ना उस करंट को फ्लो कराने में। एसी चल रहा है आपके घर के अंदर, तो एसी को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर यूनिट टाइम, consumed और dissipated per unit time is called power। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पावर बोलते हैं। तो अगर आप एनर्जी पर यूनिट टाइम करोगे तो पावर आपके पास क्या आ जाएगा, VI या फिर I²R या फिर V²/R। तो पावर के आपके पास तीन फॉर्मूलाज आ गए, V इंटू आई, I²R या फिर V²/R। बात समझ में आ रही है? अब बच्चे बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, सॉरी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर कभी आप लोगों ने अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाकर देखा है तो वहां पर जो यूनिट हम यूज करते हैं, जो यूनिट यूज की जाती है टू कैलकुलेट द बिल इज किलोवाट आवर विच इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका अर्थ हुआ
कि जब भी आपको ये देखना है कि किसी एक अप्लायंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, मान लीजिए बेटा आपके पास 1000 वॉट का हीटर है, ऑपरेटेड फॉर 2 hours डेली फॉर 30 days, तो वो 30 डेज के अंदर यानी कि एक मंथ के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो बच्चे एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी, सबसे पहले तो आप वॉट को किलो वॉट में चेंज करोगे, यानी कि आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको किलो वॉट में देखो तो 1 किलो वॉट का हीटर है। अब बच्चे आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, किलो वॉट पावर हो गया मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी कि आर। खुद सोचो बेटा, पी किसके बराबर था? अगर हम यहां से देखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम था ना, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट का आपका हीटर था, 2 घंटे यूज हुआ, तो यानी कि एक दिन के अंदर उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी बच्चे? 2 किलोवाट आवर, ठीक है, एक दिन के अंदर। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। कितने दिनों के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं बेटा? 30 दिन के लिए, तो 2 इंटू 30 यानी कि 60 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो 30 डेज के अंदर ये हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो बच्चे ऐसे ही ना आपको ये आ सकता है कि आपको अलग अलग बोला कि एक घर के अंदर 10 ट्यूबलाइट्स हैं, उनकी पावर दे दी गई है और बोला है ये इतने घंटे के लिए यूज हो रहे हैं, फिर दूसरा किसी और चीज की दे दी और फिर बोला कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट करो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 60 यूनिट्स इसने यूज करी, चलिए बच्चे इसी के साथ हम इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। मैं मिलूंगी आपसे अगली वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए, अपने जो भी डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, हमें कमेंट्स में लिखते रहिए और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। All the very best for your preparation and I'll see you guys in another video. Me signing off. Bye bye. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।